हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी लोगों को। मैं हूँ हिमांशी यादव और आप देख रहे हो अपना पसंदीदा चैनल जुनून जीत का। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी हिस्ट्री। क्या पढ़ाऊँगी? हिस्ट्री। और ये जो हिस्ट्री की मेरी क्लास होने जा रही है, ये हिस्ट्री की 3rd क्लास है। कौन सी क्लास है? तीसरी क्लास है हिस्ट्री की। इसके पहले मैंने 2 क्लासेज जो हैं वो हिस्ट्री की पढ़ा रखी हैं, जो कि यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। इस क्लास को देखने से पहले आप लोग उनको ज़रूर देख लेना, ठीक है, जिससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आज मैंने जो कल की क्लास में पढ़ाया हुआ था उसको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ, उसके आगे आगे समझाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने पहली क्लास में क्या बताया, सबसे पहली क्लास में से बता रही हूँ, शॉर्ट में रिवाइज करा दे रही हूँ। सबसे पहले मैंने बताया था सबसे पहली क्लास में कि इतिहास किसे कहते हैं। तो इतिहास किसे कहते हैं? तो मानव के साथ, यानी मानव के अतीत में। अतीत मतलब मानव के साथ बहुत समय पहले। कब? अतीत मतलब क्या होता है? मानव के साथ बहुत समय पहले। तो मानव के अतीत में हुई घटनाओं के अध्ययन को हम लोग, या फिर मानव से संबंधित अतीत में हुई घटनाओं के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। फिर मैंने बताया था कि इतिहास अगर हम पढ़ते हैं तो इतिहास को किसी ने लिखा भी होगा। तो वो किसने लिखा था? इतिहास के जनक किसको माना जाता है? हेरोडोटस को। तो हेरोडोटस को इतिहास के जनक माना जाता है। फिर मैंने बताया था कि इतिहास के कितने भाग हैं? तो इतिहास के 3 भाग हैं। कौन कौन से? प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है। और प्राक ऐतिहासिक काल के जनक कौन थे? मैंने क्या बताया था? प्राक ऐतिहासिक काल के जनक रॉबर्ट ब्रूस फूट। क्या बताया था? प्राक ऐतिहासिक काल के जनक रॉबर्ट ब्रूस फूट थे। आद्य ऐतिहासिक काल के जनक कौन थे? तो आद्य ऐतिहासिक काल के जनक जॉन मार्शल थे। इसके बाद ऐतिहासिक काल के जनक कौन थे? तो हेरोडोटस थे। और इतिहास का सबसे बड़ा काल कौन सा है? मैंने क्या बताया था? तो सबसे बड़ा काल ऐतिहासिक काल है। क्यों सबसे बड़ा है? क्योंकि इसमें लिखित स्रोत भी मिला है और इसको पढ़ा भी जा सकता है। तो इसी कारण ऐतिहासिक काल सबसे बड़ा है। तो प्राक ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? मैंने बताया था कि ऐसा काल जिसमें कोई भी लिखित स्रोत नहीं मिला है, क्या कहलाता है? प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है। आद्य ऐतिहासिक काल क्या बताया था मैंने? कि ऐसा काल जिसमें कोई लिखित स्रोत तो मिला परंतु उसको पढ़ा नहीं जा सका। क्या हुआ कि आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो ऐसा काल जिसमें कोई लिखित स्रोत तो मिला परंतु उसको पढ़ा नहीं जा सका। ऐसा ना लिख के गया है कि आज तक उसको पढ़ा ही नहीं जा सका, ठीक है। और यही रीज़न है कि ये प्राक ऐतिहासिक काल में कोई लिखित स्रोत ही नहीं मिला, तो उसको क्या पढ़ेंगे? बस थोड़ा सा पढ़ के निकल आएंगे। और आद्य ऐतिहासिक काल में स्रोत तो मिला परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका, तो वो भी इतना बड़ा नहीं होगा। परंतु ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत भी मिला और उसको पढ़ा भी जा सका। और यही रीज़न है कि ऐतिहासिक काल सबसे बड़ा है, क्योंकि अगर उसमें स्रोत मिले तो उनको पढ़ा भी जा सका है। अगर पढ़ चुके गए हैं वो हमें पढ़ने पड़ेंगे इतिहास में, ठीक है। तो ऐतिहासिक काल सबसे बड़ा है। फिर मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले मैंने समझाया था प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में। तो प्राक ऐतिहासिक काल में क्या था कि सबसे ज़्यादा मानव ने किसका प्रयोग किया? तो पत्थर के औजारों का। तो प्राक ऐतिहासिक काल, जिस काल में पत्थर के औजारों का ज़्यादातर प्रयोग हुआ, उस काल को क्या कहा जाएगा? पाषाण काल कहा जाएगा। तो प्राक ऐतिहासिक काल का एक दूसरा नाम क्या था? पाषाण काल भी था। प्राक ऐतिहासिक काल का दूसरा नाम क्या था? पाषाण काल। अब प्राक ऐतिहासिक काल में पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। सबसे पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल और चौथा उत्तर पाषाण काल, ठीक है। इसके बाद ये सब मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, अच्छे से समझा भी दिया था और याद भी करवा दिए थे दूसरी क्लास में, ठीक है। तो उसको देख लेना जाके, इधर बस रिवाइज करवा रही हूँ। इसके बाद मैंने क्या बताया था? प्राक ऐतिहासिक काल के बाद आद्य ऐतिहासिक काल मैंने शुरू कर दिया था। और कल की क्लास, वो जो अभी तक समझा रही थी, वो मैंने सबसे पहली क्लास में बताया था। अब जो बताने जा रही हूँ वो कल की क्लास में बताया था। इसके बाद जो पढ़ाऊँगी वो मुझे आज से पढ़ाना है, ठीक है। तो आद्य ऐतिहासिक काल मैंने कल से स्टार्ट कर दिया था। उसमें सबसे पहला क्या है? तो प्राक ऐतिहासिक काल में सबसे महत्वपूर्ण काल क्या था? पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। पाषाण काल में भी कौन सा? पूरा पाषाण काल।
और जो आद्य ऐतिहासिक काल है, तो आद्य ऐतिहासिक काल में सबसे महत्वपूर्ण क्या था? तो आद्य ऐतिहासिक काल में सबसे महत्वपूर्ण क्या था? सिंधु सभ्यता। क्या थी? तो आद्य ऐतिहासिक काल में सबसे महत्वपूर्ण सिंधु सभ्यता थी। मैंने कल बताया था कि सिंधु सभ्यता को हम लोग सिंधु सभ्यता ही क्यों कहते हैं। तो सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता इसलिए कहते हैं कि ये जो सभ्यता थी, मतलब सभ्यता मतलब जैसे एक कोई गांव का गांव पूरा बसा हुआ है नदी के किनारे, किसी नदी के किनारे, तो उस नदी के नाम पर उसको ये सभ्यता का नाम दे दें। जैसे कोई रावी नदी के किनारे बसा हुआ है तो उसको क्या कहते हैं? रावी सभ्यता। जैसे तो वो गांव किसके सभ्यताएं किस नदी के किनारे बसी हुई थी? सिंधु नदी के। अगर सिंधु नदी के किनारे नहीं भी बसी हुई थी तो जिन नदियों के किनारे बसी हुई थी वो नदियां अल्टीमेटली जाके किस में मिलती थी? सिंधु नदी में। इस कारण सिंधु सभ्यता को क्या कहा गया? सिंधु सभ्यता। इसके बाद क्या हुआ कि सिंधु सभ्यता, जैसे ये होता है कि जैसे कोई एक गांव है, ठीक है, कोई गांव है और उसमें बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, चक्रवात कुछ भी आ जाए, किसी भी रीजन से वो पूरा नष्ट हो जाए और ज़मीन में दब जाए, तो कुछ साल बाद उसकी खोज होगी। ठीक है, खोज होगी तो कोई इंसान ये बताएगा कि सबसे पहले यहाँ पर कुछ दिखा है, मतलब यहाँ पर कुछ है। फिर जब वो वहाँ पर किसी चीज़ की खोज हो जाएगी तो कोई इंसान ये बताएगा कि इसका नाम क्या रखा जाए, और कोई इंसान उस चीज़ की, जैसे नीचे ज़मीन में गड़ा हुआ है कुछ, तो उसकी खुदाई करवाएगा। तो ऐसे ही सिंधु सभ्यता जो थी वो कितने साल पुरानी थी? 2500 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व कितनी पुरानी थी? तो 2500 ईसा पूर्व। अब ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है ये भी मैंने बता रखा है, लेकिन फिर भी बता दे रही हूँ, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता जो थी वो कितनी पुरानी थी? 400 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व पुरानी थी। कितनी पुरानी थी? 2500 ईसा पूर्व, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। तो इसका मतलब क्या हुआ? ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। कितने पहले? तो 2500 साल पहले। कितने? 2500 साल पहले ईसा मसीह के जन्म के कितने? 2500 साल पहले। 2500 साल पहले। इधर कुछ भी कह दें, जैसे हम लोग 4000 ईसा पूर्व कह दें तो ईसा मसीह के जन्म के 4000 साल पहले क्या हो जाएगा? ईसा मसीह के जन्म के 4000 साल पहले। अगर हम कह दें 300 ईसा पूर्व तो ईसा मसीह के जन्म के 300 साल पहले। अगर हम कह दें 200 ईसा पूर्व तो कितना? ईसा मसीह के जन्म से 200 साल पहले की बात है। तो ये कौन सी है? सिंधु सभ्यता कितनी पुरानी है? 2500 ईसा पूर्व। तो सिंधु सभ्यता कितनी पुरानी है? सिंधु सभ्यता हमारी 2500 ईसा पूर्व पुरानी है। 2500 ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले। ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले की पुरानी सभ्यता है। कौन सी? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता मतलब कोई सिंधु नदी के किनारे ऐसे ही गांव बसे हुए थे जिनको सभ्यता नाम दिया गया, और सिंधु नदी के किनारे थे इसलिए इनको सिंधु सभ्यता नाम दे दिया गया। तो अगर ये जमीन के नीचे गड़ा हुआ मिला है, सिंधु सभ्यता गड़ी मिली हुई है, तो कभी ना कभी नष्ट हुई होगी। तो नष्ट कैसे? सिंधु सभ्यता के नष्ट होने का सबसे सटीक मेन रीजन क्या था? बाढ़ का आना। ये क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता के नष्ट होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो सिंधु सभ्यता के नष्ट होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? बाढ़ का आना। तो बाढ़ आ गई जिससे सिंधु सभ्यता जो थी वो नष्ट हो गई और जमीन के नीचे गड़ गई थी। ठीक है, तो 2500 ईसा पूर्व पुरानी है हमारी सिंधु सभ्यता। अब सिंधु सभ्यता जो थी, तो अगर सिंधु सभ्यता मिली तो सबसे पहले उसको किसी ने देखा होगा कि यहाँ पर कुछ है, तो उसने जानकारी दी होगी कि यहाँ पर कोई चीज़ है। तो सबसे पहले जानकारी किसने दी थी सिंधु सभ्यता के बारे में? चार्ल्स मैसन ने। जानकारी यानी मैसेज किसने दिया? तो चार्ल्स मैसन ने। किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने जानकारी दी थी कि यहाँ पर कोई चीज़ है। उसके बाद जब उसने जानकारी दे दी तो सिंधु सभ्यता की सबसे पहली खुदाई किसने करवाई थी? दयाराम साहनी ने।
तो सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने कराई थी? दयाराम साहनी ने। और उसके बाद सिंधु सभ्यता का जो नामकरण था वो किसने किया था? जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया? जॉन मार्शल ने। ठीक है, अब सिंधु सभ्यता इतना मैंने कल बता रखा था, आज से इधर से पढ़ाना है मुझे। ठीक है, इधर से आद्य ऐतिहासिक काल में अभी सिंधु सभ्यता के बारे में ही पढ़ाना है। तो सिंधु सभ्यता में क्या हुआ, पहले छोटी सी कोई चीज़ मिली, फिर और ढूंढा गया तो काफ़ी चीज़ें मिली, फिर और खुदाई करवाई गई तो एक कमरा निकल आया। ठीक है, फिर और खुदाई करवाई गई तो धीरे धीरे एक घर निकल आया, फिर और खुदाई करवाई गई तो धीरे धीरे एक पड़ोस पूरा निकल आया, फिर पूरा गांव। ऐसे ऐसे सिंधु सभ्यता में कितने 200 से 250 शहरों की खोज हो चुकी है, यानी कि सिंधु सभ्यता बहुत बड़ी थी। तो 200 से 250 शहरों, 250 से 300 शहरों की, कितनी? 250 से 300 शहरों की खोज हो चुकी है। किसके? सिंधु सभ्यता के 250 से 300 शहरों की खोज हो चुकी है। अभी भी कहीं कहीं पर सिंधु सभ्यता के शहर मिलते जा रहे हैं। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के कितने शहरों की खोज हो चुकी है? अभी तक 250 से 300 शहरों की खोज हो चुकी है। अब इधर से पढ़ना है, सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने कराई थी? दयाराम साहनी ने की थी। ये कल लिखवा रखा है, फिर भी लिख दिया है। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने, अभी मैंने बताया था। अब इसके बाद सिंधु सभ्यता में सबसे पहला शहर कौन सा मिला? तो सबसे पहला शहर कौन सा मिला? हड़प्पा। सबसे पहला शहर कौन सा मिला? सिंधु सभ्यता का सबसे पहला शहर कौन सा मिला था? हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो, हड़प्पा की खुदाई किसने करवाई थी? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। कब की थी? तो सन 1921 में। कब की थी? सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी या फिर खुदाई की थी। ठीक है, तो हड़प्पा की खुदाई किसने की? दयाराम साहनी ने। कब की? सन 1921 में। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा जो है वो चेनाब नदी के किनारे है। और हड़प्पा जो है, सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसकी हुई थी? हड़प्पा की। यही रीजन था कि सिंधु सभ्यता को, हड़प्पा को हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया था। हड़प्पा को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? अगर क्वेश्चन आ गया कि हड़प्पा को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, जबकि वो तो एक सिंधु सभ्यता का केवल एकमात्र शहर था। तो हड़प्पा को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि हड़प्पा जो था सिंधु सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया शहर था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता नाम भी दिया गया। क्यों? क्योंकि यह सिंधु सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया क्या था? शहर था। इस कारण इसको क्या नाम दिया गया? हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। ठीक है, इसके बाद हड़प्पा किस नदी किनारे है? चेनाब नदी किनारे। तो हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। किस नदी किनारे? चेनाब नदी किनारे। कब की थी? सन 1921 में। कब करी? तो सन 1921 में। अब हड़प्पा में सबसे पहले क्या मिला? तो सबसे पहले हड़प्पा में मिला कुम्हार का चाक। क्या मिला? कुम्हार का चाक मिला, अन्नागार मिला और श्रमिक आवास मिला। अब कुम्हार का चाक तो समझ में आ रहा है, जो कुम्हार जिसका प्रयोग करता है वो क्या होता है? बर्तन बनाने में कुम्हार का चाक होता है। तो कुम्हार का चाक सबसे पहले कहाँ पर मिला? हड़प्पा में। सबसे पहले कौन सी चीज मिली? तो कुम्हार का चाक मिला। क्या मिला? कुम्हार का चाक। कुम्हार के चाक के बाद क्या मिला? अन्नागार। अन्नागार का मतलब क्या होता है? तो सुनो, अन्नागार जो होता है मतलब कि अनाज रखने का स्थान। क्या? अनाज रखने का स्थान। अन्नागार मतलब जहाँ पे अनाज रखा जाता है या फिर जहाँ पर अनाज के बड़े बड़े भंडार रखे जाते हैं या बड़े बड़े भंडार हो, उनको क्या कह देंगे? अन्नागार कहेंगे। तो सबसे पहले हड़प्पा में क्या मिला? सिंधु सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया शहर हड़प्पा, और यही रीजन था कि इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। कब खोजा गया? सन 1921 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा में सबसे पहले क्या मिला? तो सबसे पहले कुम्हार का चाक मिला। दूसरी बार अन्नागार यानी अनाज रखने का स्थान या फिर अनाज रखने के बड़े बड़े गोदाम। इसके बाद श्रमिक आवास मिला। तो अगर अन्नागार होगा तो अन्नागार अगर है मतलब अनाज रखने का स्थान, तो अनाज हो रहा है तो अनाज उसको कौन उगा रहा है? श्रमिक ही उगा रहे हैं। तो श्रमिक अगर होंगे तो श्रमिक के रहने के लिए स्थान भी होना चाहिए। तो क्या होगा? श्रमिक आवास। मतलब कि
किसानों के रहने का आवास, श्रमिक आवास। तो सबसे पहले क्या मिला, कुम्हार का चाक मिला। दूसरा अन्नागार मिला, मतलब अनाज रखने का गोदाम या स्थान। फिर तीसरा श्रमिक आवास मिला। फिर चौथा क्या मिला था, मातृ देवी की मूर्ति मिली थी। किसकी मूर्ति मिली, तो मातृ देवी की, एक देवी की मूर्ति मिली जिसको क्या कहा गया, मातृ देवी की मूर्ति मिली। मातृ देवी की मूर्ति में क्या खास था, तो मातृ देवी की मूर्ति में मूर्ति के पेट से निकला हुआ क्या था, पेड़ था। ये मूर्ति थी और मूर्ति के पेट से क्या निकला हुआ था, पेड़। ऐसी मूर्ति थी मातृ देवी की। तो सबसे पहले क्या मिला, कुम्हार का चाक मिला। कुम्हार के चाक के बाद क्या मिला, अन्नागार मिला, यानी कि अनाज रखने का स्थान मिला। उसके बाद क्या मिला, श्रमिक आवास मिला। श्रमिक आवास के बाद अगर श्रमिक आवास मतलब किसान के रहने का स्थान। अगर किसान रह रहा है तो वो पूजा भी कर रहा होगा, तो पूजा किसकी कर रहा है, मातृ देवी की। अब मातृ देवी की मूर्ति को किस में डाल के, ओखली में डाल के कूट दो। किस में, ओखली में डाल के। तो क्या मिला, ओखली मिली। अब ओखली में जब डाल के कूट दोगे तो क्या मंगाओ, ताबूत। ताबूत क्या होता है, जब लोग मर जाते हैं, जैसे बड़े राजा महाराजा पहले होते थे, जैसे मिस्र की सभ्यता में लोगों ने रसायन कुछ लगा के रखा हुआ था। उनका मानना था कि कभी ना कभी ये जीवित हो जाएंगे, ठीक है। और उनकी रसायन व्यवस्था बहुत अच्छी थी मिस्र की सभ्यता की। आज भी वैसे तो नहीं, वैसी लाशें नहीं है उनकी, बट फिर भी आज भी बची हुई है, ठीक है, बिल्कुल नष्ट नहीं हुई है। नहीं तो इतनी पुरानी मिस्र की सभ्यता है, अभी का होता तो पता न लगता कहाँ गया, ठीक है। तो उनकी रसायन व्यवस्था बहुत अच्छी थी। किसकी, मिस्र के लोगों की। तो यहाँ पर क्या मिला, कुम्हार का चाक मिला, सबसे पहले अन्नागार मिला, फिर श्रमिक आवास मिला, मातृ देवी की मूर्ति मिली, उसको ओखली में डाल के कूट दिया। जब कूट दिया तो मर जाएगी, तो मरने के बाद किस में ले जाया जाता है, ताबूत में। तो क्या मंगाएंगे, ताबूत। ये ट्रिक बता रही हूँ, सही नहीं है। तो सबसे पहला कुम्हार का चाक है, फिर अन्नागार मिला, फिर श्रमिक आवास मिला, फिर मातृ देवी की मूर्ति मिली, उसको ओखली में डाल के कूट दिया तो ओखली मिली। फिर उसको मर गई तो क्या मंगाया, ताबूत। तो ताबूत मिला, फिर ताबूत में रख के कहाँ पर ले जाएंगे, कब्रिस्तान में। तो RH-37 कब्रिस्तान मिला। अब ये होगा कि उस समय पर हम लोगों को कैसे पता चला कि RH-37 कब्रिस्तान था कि क्या था, तो उसमें लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, उसमें कुछ समझ में आया कि क्या लिखा हुआ है, RH-37 कब्रिस्तान। तो सबसे पहले कुम्हार का चाक मिला, फिर अन्नागार मिला, फिर श्रमिक आवास मिला, फिर मातृ देवी की मूर्ति मिली, उसको ओखली में डाल के कूट दिया, फिर ताबूत मंगाया, उसको ताबूत में रख के कहाँ ले गए, RH-37 कब्रिस्तान। और कब्रिस्तान में क्या मिलेगा, कंकाल ही मिलेगा। तो किसका कंकाल मिला, हाथी की खोपड़ी का कंकाल मिला। किसका कंकाल मिला, हाथी की खोपड़ी का कंकाल। अब कब्रिस्तान में क्या होता है, पूजा होती है, तो पूजा में क्या होता है, स्वास्तिक चिन्ह। तो वहाँ पर क्या मिला, स्वास्तिक चिन्ह मिला। कौन सा चिन्ह मिला, तो स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह समझते हो ना क्या होता है, ये स्वास्तिक चिन्ह, ये क्या होता है, स्वास्तिक चिन्ह। तो स्वास्तिक चिन्ह कहाँ मिला था, हड़प्पा में। तो सबसे पहले हड़प्पा में क्या मिला, सबसे पहले कुम्हार का चाक मिला, फिर अन्नागार यानी कि अनाज रखने का स्थान या गोदाम मिले, फिर श्रमिक आवास मिला, फिर क्या मिला, मातृ देवी की मूर्ति मिली, फिर ओखली मंगाया, उस मूर्ति को ओखली में डाल के कूट दिया। फिर क्या मंगाया, ताबूत मंगाया, ताबूत में रख के उसको कहाँ ले गए, RH-37 कब्रिस्तान। तो कब्रिस्तान में क्या मिलेगा, कंकाल। तो किसका कंकाल मिला, हाथी की खोपड़ी का कंकाल मिला। इसके बाद उधर पूजा पाठ होती है अंतिम संस्कार में, तो पूजा में क्या लगता है, स्वास्तिक चिन्ह। तो स्वास्तिक चिन्ह मिला। इसके बाद हड़प्पा हो गया। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने, कब, सन 1921 में। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो चिनाब नदी के किनारे है, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा शहर मिला, हड़प्पा के बाद दूसरा शहर मिला, चंदहुदड़ो। कौन सा, चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो की खोज किसने करी थी, तो गोपाल मजूमदार ने। चंदहुदड़ो की खोज किसने करी, तो गोपाल मजूमदार ने करी थी। चंदहुदड़ो जो है वो किस नदी किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। चंदहुदड़ो जो है हमारा वो किस नदी किनारे पर पड़ता है, तो चंदहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर पड़ता है। चंदहुदड़ो की खोज किसने करी, गोपाल मजूमदार ने। और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने। तो
चंद्रद्रोण की खोज किसने करी? गोपाल मजूमदार ने। और चंद्रद्रोण किस नदी किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। तो चंद्रद्रोण में क्या मिला है? जैसे हड़प्पा में कुछ ना कुछ चीजें मिली, तो चंद्रद्रोण में भी कुछ मिला होगा। तो सबसे पहला उसमें फीमेल से रिलेटेड चीजें ज्यादा मिली हैं। किसमें? चंद्रद्रोण में फीमेल से रिलेटेड चीजें ज्यादा मिले हैं। आप इससे ट्रिक बना सकते हैं। जैसे चंद्रद्रोण खोज किसने की? गोपाल मजूमदार ने। तो फीमेल से रिलेटेड चीजें मिली है, तो फीमेल की शौक कराते कराते इंसान क्या हो जाता है? मजदूर बन जाता है। तो मतलब चंद्रद्रोण की खोज किसने करी? गोपाल मजूमदार ने। मिलता जुलता नाम है, गोपाल मजूमदार ने चंद्रद्रोण की खोज करी। चंद्रद्रोण किस नदी किनारे था? तो चंद्रद्रोण सिंधु नदी के किनारे था। अब चंद्रद्रोण में क्या मिला है? तो फीमेल से रिलेटेड चीजें मिली हैं। क्या मिली? फीमेल से रिलेटेड चीजें मिली। मेकअप का सामान मिला, जैसे लिपस्टिक मिली, पाउडर मिला, और क्या मिला? नेल पॉलिश मिली। और चंद्रद्रोण में क्या मिला? अलंकृत मनका मिला। ठीक है, क्या मिला? अलंकृत मनका। अलंकृत मतलब कि सजा हुआ, और मनका मतलब गढ़ा। तो अलंकृत मनका किसमें मिला? चंद्रद्रोण में। अलंकृत मनका किसमें मिला था? तो चंद्रद्रोण में अलंकृत मनका मिला। जो मनका था सबसे पहले कहाँ पर मिला था? तो पाषाण काल में। कहाँ पर मिला था मनका? सबसे पहले नवपाषाण काल में मिला था। और इसमें भी मनका मिला, परंतु ये कैसा मनका था? अलंकृत मनका मतलब कि सजा हुआ घड़ा था। और पाषाण काल में केवल घड़ा मिला था। किस पाषाण काल में? तो नवपाषाण काल में। ठीक है, जिस नवपाषाण काल में खेती की खोज भी हुई थी, तो उसी में क्या मनका मिला था? मनका यानी कि घड़ा। और चंद्रद्रोण में क्या मिला? अलंकृत मनका मतलब कि सजा हुआ घड़ा मिला। और चंद्रद्रोण में एक चीज और क्या मिली? कुत्ता और बिल्ली। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता मिला। तो उसमें हम लोग कुछ लोग ये सोचेंगे कैसे जान गए? उस समय तो कोई जिंदा नहीं था, या फिर उस चीजें मरी हुई मिली, उसमें कोई जिंदा तो था नहीं। जब सिंधु सभ्यता बहुत समय पहले जमीन में गड़ी हुई थी, तो उसमें कोई जिंदा कैसे रहेगा? तो कैसे पता चला कि कुत्ते और बिल्ली के मतलब कुत्ता और बिल्ली मिले? तो कुत्ते और बिल्ली के निशान थे किसके? पंजों के। पंजों के निशान थे, जिससे अंदाजा लगाया गया कि कुत्ता बिल्ली का पीछा करता हुआ यहाँ पर मतलब कुत्ता और बिल्ली सिंधु सभ्यता में क्या मिला? चंद्रद्रोण में कुत्ते और बिल्ली के पंजों के निशान मिले, जिससे अंदाजा लगाया गया कि यहाँ पर कुत्ता और बिल्ली भी थे। कब? सिंधु सभ्यता में। कहाँ पर? चंद्रद्रोण में। तो सबसे पहले हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने कब? सन 1921 में। हड़प्पा किस नदी किनारे? चिनाब नदी के किनारे। दूसरा शहर चंद्रद्रोण। चंद्रद्रोण की खोज किसने करी? गोपाल मजूमदार ने। ये किस नदी किनारे? सिंधु नदी के किनारे। चंद्रद्रोण में क्या मिला? तो फीमेल से रिलेटेड चीजें मिली। अलंकृत मनका मिला। डॉग एंड कैट यानी कि बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता मिला। इसके बाद सिंधु सभ्यता के अभी काफी शहर हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो हमें पढ़ने पड़ेंगे। अभी केवल 2 पढ़े हैं, सभ्यता वो हड़प्पा शहर और चंद्रद्रोण। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सिंधु सभ्यता कैसी थी आकार में। ये तो बता दिया मैंने कि त्रिभुजाकार थी। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बता दिया कि सिंधु सभ्यता कैसी थी? त्रिभुजाकार थी। तो सिंधु सभ्यता के बारे में थोड़ा सा देख लो कैसी थी सिंधु सभ्यता। कौन सी सभ्यता? तो सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के हम लोगों ने कितने शहर पढ़ लिए? 2, हड़प्पा और चंद्रद्रोण। इसके बाद ये क्या है? सिंधु सभ्यता कैसी थी? ऐसी आकार में कैसी थी? त्रिभुजाकार। थोड़ा एक शहर इसका ऐसे मिला तो मतलब लगभग त्रिभुजाकार थी। बिल्कुल सटीक तो होगा नहीं कोई, क्योंकि कोई शहर इधर मिला कोई इधर मिला, लेकिन अगर अल्टीमेटली वैसे हम देखें तो त्रिभुजाकार ही थी। तो त्रिभुजाकार में सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी शहर क्या था? मांडा। सबसे उत्तरी शहर क्या था? मांडा। किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। तो सबसे उत्तरी शहर सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी शहर क्या था? मांडा। सबसे उत्तरी शहर मांडा। मांडा किस नदी के किनारे था? तो चिनाब नदी के किनारे। सबसे उत्तरी शहर मांडा किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। उत्तरी हो गया। उत्तरी के बाद सबसे दक्षिणी आएगा। सबसे उत्तरी मांडा किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। फिर सबसे दक्षिणी दहमाबाद। सबसे दक्षिणी क्या है? दहमाबाद किस नदी के किनारे? प्रावरा नदी के किनारे।
तो सबसे उत्तरी मांडा किस नदी किनारे, तो चिनाब नदी के किनारे। सबसे दक्षिणी तो दैमाबाद किस नदी किनारे, प्रावरा नदी के किनारे। दक्षिणी सबसे तो दैमाबाद किस नदी किनारे, प्रावरा नदी के किनारे। जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरे साथ बोलना, ठीक है, तभी याद होगा, नहीं बोलोगी तो कुछ याद नहीं होगा। सबसे पहले सबसे उत्तरी मांडा, सबसे उत्तरी शहर मांडा किस नदी किनारे, चिनाब नदी के किनारे। उत्तरी के बाद क्या आ जाएगा, सबसे दक्षिणी, सबसे दक्षिणी शहर, दक्षिणी तो द से दक्षिणी भी आ रहा, द से दैमाबाद भी। तो सबसे दक्षिणी शहर कौन सा हो जाएगा, दैमाबाद। दैमाबाद किस नदी किनारे है, तो प्रावरा नदी के किनारे। उत्तरी सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी शहर मांडा किस नदी किनारे, चिनाब नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी शहर दैमाबाद किस नदी किनारे, तो प्रावरा नदी के किनारे। किस नदी किनारे, तो प्रावरा नदी किनारे। फिर सबसे पश्चिमी शहर आएगा, कौन सा शहर, सबसे पश्चिमी शहर कौन सा होगा, सुतका गेंडौर किस नदी किनारे, दास्क नदी के किनारे। तो सबसे पश्चिमी शहर कौन सा होगा, सबसे पश्चिमी शहर तो सुतका गेंडौर किस नदी किनारे, दास्क नदी के किनारे। इसके बाद सबसे पूर्वी शहर कौन सा है, आलमगीरपुर है, और किस नदी किनारे, हिंडन नदी के किनारे। तो सबसे पश्चिमी कौन सा, सुतका गेंडौर किस नदी के किनारे, तो दास्क नदी के किनारे। सबसे पश्चिमी कौन सा है, सुतका गेंडौर किस नदी के किनारे, तो दास्क नदी के किनारे। और सबसे पूर्वी क्या है, सबसे पूर्वी आलमगीरपुर, सबसे पूर्वी कौन सा है, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे, तो हिंडन नदी के किनारे। आलमगीरपुर कैसा है, सबसे पूर्वी, और किस नदी किनारे है, तो हिंडन नदी के किनारे है। तो सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी शहर मांडा किस नदी किनारे, तो चिनाब नदी के किनारे। सबसे दक्षिणी शहर द से दक्षिणी, द से दैमाबाद किस नदी किनारे, प्रावरा नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी शहर सुतका गेंडौर किस नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी शहर तो आलमगीरपुर किस नदी के किनारे, तो हिंडन नदी के किनारे। जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे तो ये याद है। तो जैसे मैं बार बार बोलती हूँ कि इस नदी के किनारे सबसे उत्तरी शहर किस नदी के किनारे, दक्षिणी शहर किस नदी के किनारे, पश्चिमी शहर किस नदी के किनारे, और पूर्वी शहर किस नदी के किनारे। तो आप लोग मेरे साथ रिवाइज किया करिए, इसलिए मैं बोलती हूँ ताकि इधर पे याद हो जाए, ठीक है। बाद में 1-2 दिन में केवल रिवाइज करने का काम रहे, रटना ना पड़े, ठीक है। तो सबसे उत्तरी शहर मांडा किस नदी किनारे, चिनाब नदी के किनारे। सबसे दक्षिणी दैमाबाद किस नदी के किनारे, प्रावरा नदी के किनारे। सबसे पश्चिमी आलमगीरपुर किस नदी के किनारे, सबसे पश्चिमी कौन सा है, सुतका गेंडौर किस नदी के किनारे, तो दास्क नदी के किनारे। सबसे पूर्वी कौन सा है, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे, तो हिंडन नदी के किनारे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और सिंधु सभ्यता का मैंने कल बताया था कि सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, कोई बच्चा बताएगा कितना है सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल। कल मैंने बताया था, कल की क्लास में 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। कितना है, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, तो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल 13 लाख। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद मैं कल से इधर से पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो जय हिंद सभी लोगों को, एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय।